हेलो एवरीवन, चलिए नवंबर 24 का ऑडिट का पेपर सॉल्व कर लेते। क्यों भाई, जिसको भी करना है कर ले, मार्क्स अपने कैलकुलेट करना है कर ले। रात की नींद अगर तुम्हारी खराब हो रही है तो कैलकुलेट करके असेस कर लो कितने मार्क्स आएंगे, उसकी बेसिस पे आगे डिसाइड कर लो क्या करने का है। ऐसे ही एफआर का पेपर भी सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 7 नवंबर को जब एग्जाम हुई थी। उसको अगर तुम्हें चेक करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और सारे एमसीक्यू के आंसर्स प्लस ये सारे डिस्क्रिप्टिव जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उसके पूरे कंप्लीट आंसर्स टेलीग्राम चैनल पे जाके लूट लो। पर यहां पे हम डिस्कस करेंगे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उससे पहले एक बता दूं भैया, एफआर की एग्जाम ओरिएंटेड बैच शुरू कर रहे हैं अभी 20 तारीख से सुबह लाइव रहेगी, रिकॉर्डेड मिल जाएगी। जिस मोड में देखना है, iOS में देखना है, एप्पल में, एंड्रॉयड में, जहां देखना है देख सकते हो। स्वागत है आपका। 135 आवर्स में पूरा एफआर, ऑल कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चन सिलेक्टिव डन इन द क्लास। 100% वीडियो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन शेयर करेंगे। ये समरी है कि इस बार का पेपर पैटर्न क्या था। मुझे लगता है कि अपन शुरू करें उससे पहले अगर May 25 या आगे आपका अटेम्प्ट है तो कैसा न्यू कोर्स में पेपर पैटर्न है इंस्टीट्यूट का वो बता देता हूं। इस पेपर से जो मुझे टेक अवेज मिले वो क्या थे। नंबर 1, चैप्टर 1 और 7 भयंकर इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वालिटी कंट्रोल, SQC 1, 220 और रिपोर्टिंग 100% करना। इसके अंदर कोई टॉपिक मत छोड़ना जरा भी। किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो नए चैप्टर इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं 8 to 11 विच इज योर 800 to 4000 सीरीज, डिजिटल ऑडिट 12 और ESG SDG 18, ये भी वो चैप्टर है जिनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। इनफैक्ट इस बार 8 to 11 में हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ गया। इसमें 8 to 11 तुमको लॉजिकली कवर करना है जैसे 1 और 7 करना है, क्योंकि इस पे सोचने वाले सवाल आते हैं। पढ़ के एकदम ऐसे नहीं है कि अरे कहाँ पढ़ा था कट कट लिख दो, ऐसा सोचना पड़ता है। अच्छा ऐसा केस है, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी टिक करने वाले नहीं बट सोचने वाले, लॉजिकल। पर 12 और 18 अपने आप में थ्योरी। तो देखो 8 to 11 में आप क्या करना, आपको करना पूरा है, बट कुछ स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पे फोकस क्या कर सकते हो आप, प्री कंडीशन, प्रोसीजर्स और रिपोर्टिंग। ज़्यादातर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको कुछ छोड़ना है ना तो ये 3 चीज़ें मत छोड़ना, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्री कंडीशन रिपोर्टिंग के पिछले 2 अटेम्प्ट में आए हैं। MTPs RTPs में भी उसका फोकस है, तो मुझे लगता है आगे के अटेम्प्ट में भी इसका ज़्यादा रह सकता है। तो सजेशन है 1 and 7 100%। 8 to 11 में पहले ये समझो कि ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए ये क्यों बनाए, इसका पर्पस क्या है। जैसे इस बार रिव्यू वाला एक क्वेश्चन है जो मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे कंफ्यूज हो सकते थे आप उसमें SRE 2400 लिखूं या 2410। तो समझो क्यों बनाया ये पहले, और फिर उसके बाद इन 3 चीजों पे फोकस करना, प्री कंडीशन, प्रोसीजर, रिपोर्टिंग। नेक्स्ट 12 और 18 डिजिटल ऑडिट। 12 में बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, पर लकीली थ्योरी है तो इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस आने की चांस कम है, जिसमें सोचना पड़े डायरेक्ट के साथ। तो आप बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस, मैं जब शेयर करूंगा ABC तो बता सकता हूं आपको कि भैया इनमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस, किस पे कम कर सकते हो। सेम विथ 18, पर 18 इतना बड़ा नहीं है तो आप उसको कंपैरेटिवली हैंडल कर सकते हो। दोनों में से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब आप ये समझ लो कि चैप्टर 1 और 7 से ऑन एन एवरेज आप ले लीजिए 3 और 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 4 चैप्टर में इस बार तो 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गए, इस बार 4 डिस्क्रिप्टिव आ गए। इन दोनों में से एक एक आया, यानी आप देखो ये सब मिला जुला के आपके 10 क्वेश्चन हो गए। टोटल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ 18-19 क्वेश्चन आते हैं से इंडिविजुअल जो आपकी चॉइस होती है, ऑल्टरनेट इनफैक्ट ऑप्शनल वाले मिला के। तो उसमें आप देख लीजिए इजीली मोर देन 50% है। बैंक ऑडिट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है दोस्तों, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, इसमें सारे प्रोविजन अच्छे से करना है। इस पर तुमको MCQ भी मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा। ऐसा मैंने ABC में भी बोला था, ये भी बोला था। पिछली बार बैंक का डिस्क्रिप्टिव आया था, इस बार NBFC का आएगा, वैसा ही हुआ। पिछली बार इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आया था MCQ का बैंक का, इस बार इंटीग्रेटेड नहीं आया, पर फिर भी MCQ में पूछा। तो आना ही है, ये बहुत अच्छे से करना, छोड़ना ही मत इसको। पर इसमें आप जो प्योर थ्योरी चीज़ें याद करने की मुश्किल है वो सिलेक्टिव कर सकते हैं। जहाँ थ्योरी ज़्यादा हो ना वहाँ कीवर्ड बेस्ड पढ़ाई करी जाती है, और जो प्रोविजनल चीज़ें उसको लॉजिकली समझा जाता है। इसके अलावा बाकी के चैप्टर में मुझे जो ये पेपर में दिखा और पिछले पेपर में दिखा नवंबर 24 और May 24, उससे मैंने ये कंक्लूड किया है कि इसमें जो चीज़ें नहीं ऐड हुई है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एथिक्स में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पहले नहीं होती थी, अभी ऐड की है, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसबा कोड पे रिपीटेटिवली क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि अब डिटेल में इंक्लूड किया है न्यू कोर्स में, पहले इतना डिटेल में नहीं था। नेक्स्ट
डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये मैंने आपको एबीसी एनालिसिस में भी बोला था कि क्लास में भी बोलता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन अब पढ़ के जाओ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन पर आए। कैसे डॉक्यूमेंटेशन में, मतलब क्वेश्चन में बस ये पूछा है कि बताओ इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ कर रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन क्या करोगे अपने वर्किंग पेपर में वर्क यूज़ करने का, ऐसा। ये थोड़ी अजीब सी बात है, ऐसे मतलब सुपरस्टिशियस हो रहा हूँ मैं थोड़ा, बट दोस्तों ऐसा देखा है मैंने कि इंस्टीट्यूट कम वक्त जो चैप्टर कम पूछे जाते हैं ना, जैसे इन्वेस्टिगेशन हो गया, बड़े बड़े कुछ ही आएगा तो सब कुछ आएगा नहीं, उसमें जो आखिरी आखिरी के टॉपिक्स है ना, वो वाले टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछ। डिजिटल में भी ऐसा हुआ, लास्ट टाइम इंटरनल ऑडिट में भी ऐसा हुआ था, इस बार इन्वेस्टिगेशन में हुआ, डिजिटल में हुआ। क्या बात कर रहे हो, एकदम आखिरी आखिरी के टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है सर, ये न जाने क्यों, मैंने एबीसी में बोला था कि ऐसा हो रहा है, इस बार भी हो गया। तो बढ़िया तुम्हारे लिए, तो अब से तुम चैप्टर आगे से पीछे नहीं, पीछे से आगे पढ़िएगा, बहुत बढ़िया। चलिए उर्दू पाकिस्तानी स्टाइल में है, आइए दोस्तों, तो अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं। चलो बात कर ही रहे हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की, थोड़ा तरीका भी बता देता हूँ बच्चे क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं, ताकि आपके आगे एग्जाम में तो आपके काम आ जाए। एसटीआई एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट अपकमिंग फॉर्म है, गुड प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, बहुत सारे क्लाइंट हैं, 7 साल की प्रैक्टिस है, अलग अलग इंडस्ट्री में भाई के क्लाइंट है, इंक्रीजिंग असाइनमेंट, चेंजिंग कंप्लायंस, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू पीपल, पर्सोनल मतलब एम्प्लॉई, सीनियर पार्टनर टी कंसर्न्ड है कि प्रॉपर हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल होगा कि नहीं। सही बात है, नए लोग आ रहे हैं तो काम कैसे करेंगे। He wants to ensure proper policy and procedure relating to system of quality control of firm are complied with properly। तो जैसे ही बोला है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्म, मतलब समझ जाओ ये SQC होना चाहिए, ना कि SA 220, क्योंकि वो ऑडिट पे क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है, ये फर्म पे। ये एक तरीका होता है डिफरेंशिएट करने का। T suggests that proper monitoring of quality control will be the right approach। तो इससे दिख रहा है कि क्वेश्चन शायद मॉनिटरिंग की तरफ जा रहा है। डिस्कस द फैक्टर्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड बाय CAT। तो क्या बोल रहा है, फैक्टर्स। तो जब तुम पढ़ाई भी करो ना, तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ा करो कि तुम किसी को सिखा रहे हो। जो बच्चे बोलते हैं ना सर कि हम सब पढ़ लेते पर क्वेश्चन अप्लाई करना नहीं आते, क्योंकि वो क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देते। दोस्तों ये जग जाहिर बात है, जब तुम किसी पे समय दाना देना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे वो अपने आप तुम्हारी हो जाती है। मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो फैक्टर्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड बाय CAT फॉर मॉनिटरिंग द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट टू इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद SQC। तो यहाँ तो सीधे ही समझ में आ गया भैया, SQC का क्वेश्चन ही नहीं है बोलते, तो भी हमको समझ में आ गया। अब ये पूरे क्वेश्चन में सही मायने में काम की जो लाइन है ना, बस वो आखिरी की ये 2 सेंटेंस हैं। ऐसा ही होता है दोस्तों, बाकी पूरा बिल्डअप है। तुम मुझसे अपने दिल की बात कहना चाहोगे, पहले तुम बिल्डअप करोगे पर आखिरी में काम की बात करोगे। यहाँ पे भी ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आया SQC 1, फिर तुमने बोला भैया अपना माइंड मैप चलता है ना कि SQC 1 में मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग में तुमको दिख रहा है ड्रोन चार्ट का वो चार्ट था, जिसमें अपन ने मॉनिटरिंग के लिए वो CCTV कैमरे लगा रखे थे, ताकि उससे रिलेट कर रहे मॉनिटरिंग हो रही है। तो वो मॉनिटरिंग में क्या बात कर रहे हैं, ये पूछ क्या रहे, ये फैक्टर्स पूछ रहे हैं जो हमें लग रहा है CA को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कि क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग, ताकि हम SQC से कंप्लाई कर सके, उसमें काम आएंगे। ठीक है, तो ये कौन से फैक्टर आएंगे, तो अब मैं आपको वापस पढ़ा तो रहा नहीं हूँ, तो मैंने आपको सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे दे दिए। ये पूरी PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। तो पूरे MCQ में आंसर टिक कर दिए मैंने, प्लस डिस्क्रिप्टिव सारे आंसर ड्रोन चार्ट से निकाल के दे दिया। 100% पेपर ड्रोन चार्ट में अपना कवर्ड है, एक कॉमा भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आया और यहाँ पे कवर्ड नहीं है। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंगेजमेंट, और ये पॉइंट्स हमारे कितने होते हैं। तो पहला, क्या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली डिजाइंड है, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड है, क्या नए डेवलपमेंट्स प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट में क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में आ रहे हैं, मॉनिटरिंग प्रोसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हमने पार्टनर्स को लोकेट कर रखी है, कंप्लेन और एलिगेशन से कैसे हम डील करेंगे, कई कंप्लेन आती है तो रेमेडियल एक्शन ले रहे हैं, एक्शन कब लेना है, जब डेफिशिएंसी और नॉन कंप्लायंस हो आइडेंटिफाइड हो। मैंने पॉइंट एक बीच में 2 ज़्यादा कर दिया, जो भी है। अब ये मैं नहीं पढ़ा रहा, पर मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये इसका आंसर है, तो आप असेस कर लेना आपने क्या लिखा है, कितने मार्क्स आपको मिलना चाहिए। स्टेप मार्किंग होती है, ध्यान रखना। ये कारो का क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप लोगों ने शायद देखा होगा। क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछा ये है कि आपने एक वर्किंग कैपिटल कैश क्रेडिट फैसिलिटी ली है 4.5 करोड़ की, और एक LC नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है 2.5, टोटल 7 करोड़ का, विच इज अगेन सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक एंड बुक डेट। कारो का क्लॉज 2 इन्वेंटरी का कहता है कि अगर आपकी वर्किंग कैपिटल की सैंक्शनड लिमिट 5 करोड़ से ज़्यादा है,
वर्किंग कैपिटल की सैंक्शन लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा है, सिक्योर्ड अगेंस्ट करंट एसेट, तो ये सिक्योर्ड अगेंस्ट करंट एसेट। हमें सैंक्शन लिमिट देखना है, एक्चुअल यूटिलाइजेशन नहीं, क्योंकि आगे दिया है कि एक्चुअल यूटिलाइजेशन 5 से कम है, और एलसीबी आती है क्योंकि नॉन फंड बेस्ड लिमिट भी शामिल होती है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया क्योंकि 5 करोड़ वाली लिमिट आपके ऊपर लग रही है, तो इसका मतलब जो स्टॉक स्टेटमेंट आपने बैंक को सबमिट किए हैं, हमको देखना होगा कि उसके फिगर्स बुक्स के अनुसार हैं या नहीं है, और आपको मैनेजमेंट बोल रहा है देखने की ज़रूरत नहीं है, क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये क्लॉज एप्लीकेबल है और हमें देखना पड़ेगा। तो ये कारो का आपको अगर आंसर है तो ये यहाँ पे इस तरह से उसका पैराग्राफ वर्किंग कैपिटल की लिमिट में ये शामिल होता है, ये सब दिया हुआ है, एक पेज में एक क्वेश्चन का आंसर है। बेस्ट टेक्सटाइल एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है प्राइम टेक्सटाइल में बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। उसने एक क्लॉज डाला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करेगा, और इसके लिए क्वार्टरली रिव्यू हो रहा है। तो आपको प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री कंडीशंस बतानी तो एक्सेप्ट द रिव्यू एंगेजमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिव्यू एंगेजमेंट है। अब ये मैंने नहीं है, जिसका पेपर लिया मैंने उसने लिखा है रिव्यू 3000 सीरीज नहीं होती है, 2000 होती है। तो कुछ नहीं है, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने बोला भैया क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिलवा देना। मैं क्या ऑडिटर हूँ क्या इस एंटिटी का? नहीं हूँ। तो अगर ऑडिटर नहीं कर रहा है रिव्यू तो उस केस में क्या लगेगा, 2400। तो मैंने आपको बताया था कि यूज केस ध्यान रखना। तो 2400 का यूज केस क्या, ऑडिटर नहीं हो रिव्यू कर रहे हो तो 2400 लगता है। ऑडिटर ही अगर इंटरिम रिव्यू करता है तो फिर उस केस में क्या लगेगा आपका, 2410। अब पूछा गया है क्वेश्चन ने, ये तो समझ में आया स्टैंडर्ड क्या लग रहा है। प्रैक्टिशनर के व्यू पॉइंट से बताओ क्या प्री कंडीशन जरूरी। एक्सेप्ट करने से पहले हम क्या चेक करते हैं कि भैया नीड देखते हैं, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो वो यूज़ कर रहा है वो देखते हैं सही है या नहीं है, बताएंगे मैनेजमेंट तेरी जिम्मेदारी है, और वो हमें सारी क्या करेगा, वही ऑडिट प्रेमाइस वाली बात है। फिर अपने को डिस्कस करना पड़ता है कि ये किस तरह से, क्या अगर कोई इशू आएगा तो कैसे सॉल्व होएगा। ऐसे 210 में जो आती है प्री कंडीशन उस तरह की। 4 मार्क का सिंपल क्वेश्चन है। PN Associates are appointed as statutory auditor of Iron Company Limited. Iron Man सुना था, Iron Company. Central government owed 65% of paid up share capital in the company. समझ में आ गया भैया, PSU है। Appointment letter gave little time. An engagement partner communicated with previous auditor, but due to lack of time gave acceptance. He gave conditional acceptance on appointment commenced in the audit. Discuss with reference to Chartered Accountants Act and Schedule whether NS complied with the same. तो सी एक्ट क्लॉज 8 पार्ट 1 शेड्यूल 1 कहता है कि अर्जेंसी हो तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस देना होती है। यूवी एक लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी है, ग्लोबल आउटरीच है, बहुत वॉल्यूम है बिजनेस का, इन हाउस इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, मॉनिटर कर रहा है डे टू डे ऑपरेशन। एलके एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव बीन एंगेज्ड टू कंडक्ट स्टार्ट ऑडिट फॉर 23-24। क्योंकि कंपनी के बहुत लार्ज ऑपरेशन है, लिमिटेड टाइम है, एंगेजमेंट पार्टनर ने सोचा कि हम डायरेक्ट असिस्टेंस ले लें, किसका, इंटरनल ऑडिटर का कुछ एरियाज के लिए। तो घुमा फिरा के इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे। पर क्वेश्चन क्या है, अभी वो नहीं आया। एल असाइंस डॉक्यूमेंटेशन टू ऑडिट assistant and says him to provide requisite documentation of working paper, and also tells him not to document working paper prepared by internal auditor who are directly assisted, as वो हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर का पार्ट नहीं है। क्या उसकी अप्रोच सही है, और आपको गाइड करना है उन मैटर्स पे जो डॉक्यूमेंटेशन में शामिल होंगे। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो आप समझो 1 से 2 मार्क किसका होगा कि क्या उसकी अप्रोच सही है क्या, कि भैया हमें इंटरनल ऑडिटर जिसका डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो उसके वर्किंग पेपर अपने वर्किंग पेपर ही नहीं बनाना है, तो कैसी बात कर रहे हो भैया, वो हमारे एम्प्लॉय जैसे एक तरह से काम करवा रहे हैं अपन उससे। और दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन में किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि 3 से 4 मार्क इसके। और डॉक्यूमेंटेशन के आपके जो डायरेक्ट पॉइंट्स होते हैं किससे रिलेटेड, स्पेसिफिकली ऐसे 610 में डिस्कस किए गए, तो वो लिखना है। एक्सटर्नल ऑडिटर, ये थ्रोन चार्ट का एक्सट्रैक्ट है। अगर इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या शामिल करना है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। लिखे होंगे आपने, ये कह रहा हूँ मैं, इनमें से कुछ तो लिखे होंगे। तो उसकी कॉम्पिटेंस क्या है, कोई थ्रेट तो नहीं है, नेचर टाइमिंग किसने काम किया था, रिव्यू किसने किया, और उसके वर्किंग पेपर्स भी हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन में शामिल करना पड़ता है। नेक्स्ट, TP लिमिटेड इज अ मीडियम साइज्ड कंपनी। ओके, छोटू कंपनी है, नहीं मॉडरेट है। मैन्युफैक्चरिंग रिटेलिंग होम अप्लायंसेस फॉर कंज्यूमर। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोसीजर फ्रेमवर्क डाल रखे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपके देखे हुए। रेगुलर असेसमेंट ऑफ सेम इज ऑल्सो कैरिड बाय मैनेजमेंट। कंपनी को साइबर अटैक इंसिडेंट ईमेल फिशिंग स्कैम मिला है।
इससे लगा है कि हमें बहुत अच्छे इंटरनल कंट्रोल चाहिए। तो बताइए कि आप, कोई इधर उधर की बात हुई है पर काम की बात एक ही है कि वेंडर सेटअप और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आप क्या कंट्रोल्स रखोगे। तो भैया वेंडर सेटअप और मॉडिफिकेशन, अच्छा ये PSU दिख रहा था बट ये निकला क्या, एथिक्स। ठीक है, वेंडर सेटअप और मॉडिफिकेशन के क्या कंट्रोल्स होंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, वेंडर सेटअप मॉडिफिकेशन के कंट्रोल्स है कि साइबर रिस्क आपको दिख रहा है तो क्या करेंगे, एंट्रीज इन अप्रोप्रिएट है, ये सारी आपको लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर है, आपको बस बता रहा हूं मैं कि किसमें क्या आंसर आना चाहिए था, कैसे क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं और कौन सा पार्ट उसमें आंसर लिखना था। नेक्स्ट, डायरेक्टर डिसिप्लिन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड मैटर फॉर alleged मिसकंडक्ट ऑफ H प्रोपराइटर अंडर क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकेंड और क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। H प्रेफर्ड अपील विद अपीलेट अथॉरिटी ऑन 5 अगस्त। तो भैया 15 जून के अगेंस्ट, सॉरी उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ था 15 जून को, उसने 5 अगस्त को अपील फाइल कर दी, 90 डेज के अंदर अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें पता पड़ा कि उसने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, जो बाद में प्रूव भी हो गया कि सीए ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उसने माफी भी मांगी कि है प्रभु मुझे माफ कर दो। इस सिनेरियो के बेसिस पे मैटर डायरेक्टर डिसिप्लिन जो इनिशियल अथॉरिटी होती है असेस करने की के पास गया है। अब आप बताइए, पहला, क्या वायलेशन हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रोविजन और उसके शेड्यूल का? हाँ। तो नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर आप देते हो तो उस केस में वो जाता है शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 3, तो 322। अब सेकेंड शेड्यूल है तो वो किसके पास जाएगा, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमिटी, डीसी के पास। तो कौन सी अथॉरिटी, डीसी। मैक्सिमम पनिशमेंट 5 लाख, परमानेंट सिजेशन और रिप्रिमांड। अगर अपील फाइल किए तो क्या विद इन टाइम लिमिट किए, हाँ 90 डेज के अंदर अंदर करिए तो ठीक ही कराए, कोई दिक्कत नहीं। बस ये वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो बस आपको इसमें क्या करना है, ये समझ लो इसका 2 मार्क होएगा, इसका 2 मार्क होएगा, इसका 1 मार्क, प्रोविजन प्लस एक एक्सप्लेनेशन कोड किया, प्रोविजन का 1 मार्क, एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क, हर पॉइंट में ऐसे मार्किंग होती है। चलिए, MK इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है भाई, हेलो, और उसकी टोटल कितनी, 8 सब्सिडरीज हैं, स्प्रेड अक्रॉस वेरियस स्टेट। तो सब्सिडरी है तो ये ग्रुप ऑडिट होगा, ऐसे दिमाग चलता है। पर पढ़ते अपन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड बाय हमारे प्रिंसिपल ऑडिटर, ये रिलाइज ओवर वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। तो ये 600 का लग रहा है, अदर ऑडिटर है तो, और हो सकता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का भी हो। प्रोसीजर जो अमर परफॉर्म करेगा टू ऑब्टेन साई टू इंश्योर उसका वर्क एडिक्वेट है। अच्छा, तो अपन देखते थे ना साई में कि भैया डोंट सिट, बैठे मत रहना। तो अपन बैठे मत रहने का मतलब क्या होता है, अपन चेक करते थे उसके साथ कि इनफैक्ट बताते थे क्या, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन से इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शंस कॉम्पोनेंट आइडेंटिफाई करना, CI और T टाइम टेबल डिस्कस करते, और बताते थे उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एडिटिंग क्या रिक्वायरमेंट है। तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए ये हमें उसके साथ प्रोसीजर्स लगाना होते हैं। नेक्स्ट, हाउ विल वी डॉक्यूमेंट द वर्किंग पेपर विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडीज ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। देखो वापस से डॉक्यूमेंटेशन है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्या मैटर डॉक्यूमेंट करने हैं अगर अदर ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाइड है। तो ये बस ड्रोन चार्ट में सब दिया हुआ है आपको। रिजल्ट ऑफ डिस्कशन विद अदर ऑडिटर, रिव्यू ऑफ रिटन समरी ऑफ अदर ऑडिटर प्रोसीजर्स, जो हमारे डिस्कशन हुए उसके प्रोसीजर्स, अगर मॉडिफाइड है तो कैसे हमने डील किया है, और प्रोसीजर्स लिमिट किया तो अलग से डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। बस इतनी सी बात लिखनी थी, आप समझ लो। शायद 3 मार्क इसका होगा, 2 इसका, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरे ओपिनियन है इस पेपर पे। CEP एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हैज डिस्कवर्ड डाइवर्स रेंज ऑफ रॉ मटेरियल्स component. Several new suppliers have added during the past year. It is responsibility of accounts payable department for managing supplier ledger. Management of CEP has experienced unexpected financial difficulties and they suspect fraudulent activity with supplier ledger. तो supplier ledger में हमको लग रहा है बॉस कुछ लोचा है। Management assigns care to conduct detailed investigation to identify potential fraud that might have occurred. तो supplier ledger में fraud कैसे हो सकता है, तो फेज थ्रू विच फ्रॉड्स कैन बी कमिटेड इन सप्लायर लेजर, बस ये क्वेश्चन है तुम्हारा। और प्रोसीजर्स जो आप अडॉप्ट करोगे उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो ये 2-2 मार्क के 2 पॉइंट। सप्लायर लेजर यानी परचेज में फ्रॉड कैसे हो सकता है, प्राइस बढ़ा दी, मल्टीपल परचेज बुक कर दी, इस तरह की चीजें हो सकती है आपकी। ये किसे क्या कहेंगे, सप्लायर फ्रॉड। और कैसे चेक करेंगे, तो कंफर्मेशन लेना है, प्रोसीजर्स लगाने हैं, तो ऐसे ढेर सारे प्रोसीजर्स। ये इन्वेस्टिगेशन है। मैंने आपको एग्जाम से एक दिन पहले जो 15 मिनट का एक वीडियो लिया था, मैं नवंबर 25 की आपकी एग्जाम से पहले, नवंबर 24 सॉरी,
उसमें कहा था इन्वेस्टिगेशन स्किप कर सकते हो और सिलेक्टिव करना है तो आखिरी के टॉपिक कर देना, ये एकदम आपका लास्ट में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे चेक करते हैं, ये प्रोसीजर्स हैं, तो ठीक है तो चार्ट से देख लोगे। आगे बढ़ती जाना है, जेपीपी एंड एसोसिएट, बताओ जरा भैया कितने मार्क्स इकट्ठे हो गए अभी तक। हैव अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी, ISO सर्टिफाइड लिस्टेड मल्टीनेशनल ज्वेलरी कंपनी है। ओ, हेडक्वार्टर मुंबई में, 100 से ज्यादा शोरूम है, 60 आउटसाइड इंडिया। ओहो। Matter communicated with those charged with governance, auditor determines certain matters as most significant in audit of financial statement. कुछ मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट लगे थे मुझे। Relating to money laundering case by enforcement directorate, ED पीछे पड़ा हुआ है इसके ऊपर। PM आपका ED लगा रखा है किसके, नीरव मोदी टाइप कुछ है क्या। पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ स्पेसिफिक मैटर बाय ऑडिटर इज नॉट प्रिक्लूडेड यानी एक्सक्लूडेड, ये याद रखना शब्द, मिस्टेक मत कर देना। बाय PMLA, यानी इसको डिस्क्लोज करो तो PMLA मना नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू होकर 30 सितंबर पे खत्म हो चुका है। व्हाट विल बी द कंसिडरेशन बाय द CA फर्म टू डिटरमाइन मैटर रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट अटेंशन इन परफॉर्मिंग द ऑडिट। भैया की ऑडिट मैटर का क्वेश्चन है 701, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि ऑडिट मैटर, एरियाज जहां पे आपको लगता है सिग्निफिकेंट जजमेंट है, ट्रांजैक्शंस, इवेंट है या रिस्क है। क्या इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज यूज की जाती है while communicating such matters? Key audit matters are those matters which were of most significance in the audit of current period or in the current period फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट। तो ये तीन आपके एरियाज हैं जो आपके की ऑडिट मैटर माने जाते हैं। और इंट्रोडक्टरी, ये कौन से मैटर होते हैं, और इसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के कॉन्टेक्स्ट में ऑडिट किया था। हम इसके ऊपर अलग से ओपिनियन नहीं देते, ना ही हमारी रिपोर्ट इन मैटर्स के ऊपर मॉडिफाइड है। चलिए, मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट हालांकि वो एम्फेसिस ऑफ मैटर का, की ऑडिट मैटर में हम अलग से ओपिनियन नहीं दे रहे। चलिए, रजनी इज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर 23-24 फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी हैज असाइंड ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू रजनी एज अ सेपरेट एंगेजमेंट फॉर 23-24। हे रजनी, हमारी तुम ऑडिटर तो हो ही, साथ ही साथ में तुम हमारे पीपी के ऊपर एक अलग से क्या करो, एंगेजमेंट ले लो, उसका ऑडिट कर दो, हमें रिपोर्ट दे दो। हो सकता है हमें कहीं बैंक में देनी हो। While drafting the audit report of complete financial statement, adverse opinion दिया। ओ, complete पे adverse है। Same time she is also finalizing audit report of separate engagement, जहां पे वो unmodified देना चाहती है। तो ये agreed upon procedures हैं, जो कहता है कि अगर आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, सॉरी, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी ऑडिटर और सेपरेट एंगेजमेंट भी कर रहे हो, और ये रिपोर्ट एडवर्स है, और आप जो सेपरेट एंगेजमेंट है उसके ऊपर आप रिपोर्ट देना चाह रहे हो, अनमॉडिफाइड देना चाह रहे हो, तो ऐसे केस में आप दे सकते हो अगर दोनों रिपोर्ट अलग अलग जाए और दूसरी रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए। चलिए, तो ये पूछ रहे हैं बस कि विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, क्या ओपिनियन जो रजनी देना चाह रही है पीपी पे अनमॉडिफाइड, ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो वही नियम है कि भैया साथ में रिपोर्ट जा रही है तो नहीं दे सकते, अलग अलग जा रही है तो स्पेसिफिक एलिमेंट पे अनमॉडिफाइड दे सकते, भले ही एडवर्स कंप्लीट पर है, प्रोवाइडेड लॉ ने मना नहीं किया है, साथ में पब्लिश नहीं होगा और वो मेजर आइटम नहीं है। नेक्स्ट, ESG डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है। ये मैंडेटरी हो गया भैया, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी पे पता है, BRSR रिपोर्टिंग के थ्रू पता है, ट्रेंड ग्लोबली फॉलो हो रहा है पता है। सिर्फ बोला है रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क का था एकदम, SDG के। इनफैक्ट मैंने शुरू में बोला था डिजिटल ऑडिट का क्वेश्चन एकदम लास्ट वाला आया था, नहीं, SDG का क्वेश्चन एकदम लास्ट टॉपिक है उसमें से आया था ये इस बार, कि क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर का क्या रोल रहेगा। ये वाले पॉइंट्स तुमने लिखने थे। PQR इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट अक्रॉस स्टेट चल रहे हैं और उसे एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया। इसको STN कंपनी को, किसका, PQR का। T एंगेजमेंट पार्टनर है जो एंगेजमेंट लीड कर रहा है, और कुछ आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस टर्म्स दिख रही है, कुछ ऐसी पार्टीज को जिससे लग रहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जो पहले डिस्क्लोज नहीं किया। तो बताइए क्या करना होगा
अगर आप आइडेंटिफाई करते हो अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ऐसे 550 का क्वेश्चन है जो कहता है कि कब आपको ऐसा लग सकता है कि ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसके किस तरह के वो होते हैं, और होता है तो आप क्या करते हो, टीम को इन्फॉर्म करते हो। वो सारे पॉइंट्स वो यहाँ पर मिसिंग है, बट आपको वो बताना पड़ेंगे कि अगर हमें पता पड़ता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अनडिस्क्लोज्ड आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज हमें मिली है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू टेल इट टू द मैनेजमेंट, इन्फॉर्म द टीम फर्स्ट, टेल टू द मैनेजमेंट आज देम सारे ट्रांजैक्शंस इससे निकाल के दीजिए, एंड देन उसके बेसिस पे फिर हम उनको चेक करते देखते कहीं फ्रॉड तो नहीं है। PQ फार्मा एक कंपनी है डीलिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड कमिंग अप विद IPO. It has prepared prospective financial statement for next 3 years included in the prospectus. तो ये प्रोस्पेक्टिव है, यानी कि कौन सी सीरीज हो गई, SAE वाली। प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन में बैलेंस शीट है, P&L है, कैश फ्लो है, और कई सारे अजम्पशंस लिए गए कि प्राइस फेवरेबल रहेगी। ये सब कंपनी जेड के पास अश्योरेंस के लिए गया है इन प्रोस्पेक्टिव के ऊपर, और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर असेस कराना चाहता है जो IPO के प्रोस्पेक्टस में आएंगे। तो ये जो आप असेसमेंट कर रहे हो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर का, इसमें क्या चीज़ें चेक करोगे, ये पूछा है। तो ये प्योरली क्वेश्चन सिर्फ इसके ऊपर है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का कैसे असेसमेंट होगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अब ये प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है विच इज 3420, तो ये 3400 है जो हर प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन पे लग रहा है प्रोस्पेक्टस में जाए या ना जाए। तो इसमें हमें क्या चेक करना पड़ता है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स जो आपके होते हैं, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिलेटेड, ये सारे आपको मेंशन करना है, प्लस आपको अश्योरेंस देना है इस रिपोर्ट के ऊपर। तो अश्योरेंस के लिए फिर हमें क्या देखना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से ये शायद एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के आंसर में शायद ही हो, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिलेटेड मोस्टली आंसर में आना चाहिए, दैट्स माय व्यू पॉइंट। ठीक है, CA घोष न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्वाइन कर रहा है एक रेप्यूटेड CA फर्म एज पार्टनर। उसको पूरा कॉन्फिडेंस है क्वालिफिकेशन का। सीनियर पार्टनर कॉल्स अ मीटिंग टू ब्रीफ द न्यू पार्टनर और अदर अपॉइंटेड असिस्टेंट फॉर एथिकल थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। ही टचेज ऑन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। आपको मैटर बताना है जो रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स के सेक्शन 113 में दिए गए हैं, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर रिलेटेड देखना चाहिए। तो जो अपन क्लास में डिस्कस करते हैं, ये आदमी कब कॉम्पिटेंट रहेगा, जब वो अपडेटेड है, वेल ट्रेंड है, सारे चेंजेस का उसको नॉलेज है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार काम करता है, तो वो सारे पॉइंट लिख देंगे। 6th आखिरी क्वेश्चन आ गया दोस्तों, एम अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ फिनकॉर्प। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया है कि आपकी एक NBFC है जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। तो NDSI के प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन है, इसके ऊपर डिपॉजिट टेकिंग NBFC जैसे ही लगते हैं। स्टैंडर्ड एसेट पे 0.40% लगता है, सब स्टैंडर्ड पे 10%। 8 करोड़ 1 to 3 ईयर्स है तो ये D2 हो गया, तो इस पर 30% लगता है, इसने कम बनाया, और लॉस एसेट पे 100% लगता है। तो आपको अकॉर्डिंगली बताना है कि भैया इसका ओपिनियन है कि प्रोविजन सही नहीं है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही है ये कि प्रोविजन सही नहीं है। बोलने में सही प्रोविजन कितना होगा और NPA के प्रोविजंस क्या है वो लिखना पड़ेंगे। आंसर दिया हुआ है, कंसेप्चुअल है, थियोरेटिकल नहीं है। ATP लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने का RS में, बाद में शायद टेक ओवर भी कर ले कंपनी को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट RS के देख रहे थे, तो हम अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री के बारे में डिटेल स्टेटस चाहते हैं। तो आपके पास आए कि अग्रीड अपॉन प्रोसीजर लगा दो 2 एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अच्छा मैंने आपको ये 4400 वहाँ पे करवा दिमाग में वो क्वेश्चन रह गया, 4400 नहीं है ये, एक्चुअल में 805 आएगा। ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर नहीं था, ऑडिट कर रहे थे हम। Anyways, submit a detailed report. You are responsible for drafting engagement letter. Enumerate the key matters to be covered for clear understanding of agreed upon procedure. ये 4400 है। agreed upon procedures में हमें engagement terms में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, तो वही अपन को बेसिक मैंने बताया था ना याद करने के तरीके कि इन सब में हमेशा ये लिखना है
कि भैया इसके यूजर्स कौन होंगे, रिस्ट्रिक्टेड यूज होगा, हम ऑडिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉमन मैटर्स होते हैं। बाकी अपन मेनली इसमें पूछते हैं कि भैया क्या प्रोसीजर लगाने, क्या रिपोर्ट देनी है, वैसा। तो क्या मैटर्स आप इंक्लूड करोगे एंगेजमेंट लेटर में, वो आपको सारे लिखना पड़ेंगे। आंसर एक बार दिखा देता हूँ। ये तो प्रोविजन वाला हो गया एनबीएफसी का, ये हो गया डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेके वर्क में इंक्लूड क्या क्या करना है, क्या नेचर ऑफ एंगेजमेंट है, पर्पस क्या है, इन्फॉर्मेशन कौन सी है, प्रोसीजर्स कौन से लगाएंगे, लिमिटेशन ऑन यूज और कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट करना है तो वो। साथ ही साथ में हम लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर्स और रिपोर्ट किस किस को जाएगी ये लिखते हैं। ठीक है, यस सर। आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, सीएफओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी का है, मेजॉरिटी डिसीजन कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के थ्रू होते हैं। सीएफ जो सीएफओ है वो कमीशन पेमेंट तभी देता है जब उसे एजेंट से 20% मिलता है, तो ये सीएन सर्विस है और ये एक्सेप्ट से, मैंने बोला था हमेशा याद रखना, पहले पे वाला पॉइंट आता है बाद में एक्सेप्ट, क्योंकि हम भारतीय पहले देते फिर लेते हैं। यानी इसके ऊपर लगेगा क्लॉज 2। किसका पार्ट है ये, शेड्यूल 1 का पार्ट 2, जो किस पे लगता है, सीएन सर्विस, एक्सेप्ट कमीशन फ्रॉम ब्रोकर एजेंट ऑफ द एम्प्लॉयर, तो गिल्टी हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूरल डेवलपमेंट स्कीम में प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं हेल्थ केयर एजुकेशन पे, इन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए सीएनडीएजी चाहता है कि जो फंड्स दिए हैं वो सही जगह यूज हुए हैं और मिसयूज नहीं हुए। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट के लिए आपको अपॉइंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स और इन सब के लिए। क्या फंक्शंस परफॉर्म करोगे, तो आपको पीएसयू आना ही था क्योंकि लास्ट टाइम नहीं आया था। तो जो नॉर्मली फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, खर्चा इनफ्लक्चुअस तो नहीं है, मोर मोटोकेशन डिमांड्स तो नहीं है, प्रोप्राइटरी नेचर में, प्रॉफिट्स क्रिएट तो नहीं कर रहा है, एक्सेसिव तो नहीं है, ये सारे पॉइंट्स लिखना है। ये आपका पूरा ऑडिट के पेपर का सोल्यूशन है। जिनको ज़रूरत है वो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, आपके किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, कमेंट में शेयर कर दीजिए, मैं क्लैरिफाई कर दूँ, करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, वहाँ क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैंने जो आंसर्स दिए उसमें कोई मतभेद हो, बट आई थिंक विथ माई एक्सपीरियंस दैट दी शुड बी आइडियली दी आंसर्स। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स में हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ी कम दी जाए आंसर में, या कुछ एक्स्ट्रा एक आध पॉइंट्स कुछ ऐड हो जाए, बट अदरवाइज दिस इज बेसिकली व्हाट द आंसर इज। सब कुछ अवेलेबल है आपके टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके आप एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लिखे हुए, प्लस इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के पेपर के साथ इस तरह से सारे सॉल्यूशंस की फाइल डाउनलोड कर सकते हो। एफआर का अब इसके बाद शेयर करूंगा। थैंक यू।